नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर में रायपुर पहली राजधानी बन गई है, जहां 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लग जाएगा। अब पंजाब के हर शहर में नाइट कर्फ्यू होगा। आज त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को भी कोरोना हो गया। एक तरफ चुनाव प्रचार है, दूसरी तरफ कोरोना का प्रसार है और बीच में जनता के लिए नियमों की तलवार है। इसलिए पहली दस्तक देकर पूछेंगे कि कोरोना कार में फैलता है तो क्या रैली रोड शो में वायरस कांपने लगता है? दूसरी दस्तक देकर पूछना है, मास्क के नाम पर पुलिस को मारपीट करने की छूट किसने दी? और तीसरी दस्तक में जनता के सामने बड़े बड़े सपने बेचने वाली एक सरकार को जमीन की हकीकत दिखानी जरूरी है। तो शुरू करते हैं आपके लिए, आपकी खबरों के आधार पर आपके अधिकार की दस्तक। पिछले साल से लगातार यह बात वैज्ञानिक तौर पर मानी गई है कि मास्क लगाना कोरोना से बचने का सबसे जरूरी, प्राथमिक और कारगर तरीका है। अब दिल्ली में हाई कोर्ट ने कार में अकेले सफर करने पर भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। मास्क लगाने का नियम जनता के लिए जरूरी बताया जाए और नेताओं की रैली और प्रदर्शन में छूट दी जाए तो आम आदमी पूछने लगता है, क्या कोरोना कार में फैलता है और पार्टियों के रैली प्रदर्शन में दम तोड़ देता है? क्या कोरोना जनता को जकड़ता है और पार्टी कार्यकर्ताओं को देखकर डर जाता है? कोरोना खत्म करने के लिए ढोल बजता है, कोरोना मारने के लिए शंख बजता है, घंटा बजाकर कोरोना के अंत का आरंभ होता है। घंटा घड़ियाल बड़े भी बजाते हैं, बच्चे भी। ये भरोसा भक्तों का है, इस बात का भरोसा कि पूजा से कोरोना को थाम सकते हैं। ये लोग मानते हैं कि देवी पूजा होगी तो कोरोना से बच जाएंगे, तभी तो ये पूजा पश्चिम बंगाल के बांकुरा में होती है। हम आप या आम लोग भी जानते हैं कि पूजा से कोरोना को नहीं मार सकते, लेकिन भगवान भरोसे शायद इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस नेताओं के रोड शो की भीड़ में लगता है कि पिचक कर दम तोड़ देता है और देश की राजधानी में कोरोना मानो कार के भीतर अकेले को भी पकड़ लेता है। आपकी कार आप चलाइए, गाना अपनी मर्जी का बजाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिल्ली में कार में अकेले जा रहे हो तो मास्क लगा लीजिएगा, वरना कट जाएगा चालान। क्यों? अगर ये सोचा है तो जवाब कार में मास्क लगाकर ड्राइव करती संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल से जानिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और अगर आप अकेले हैं तो भी आपको मास्क लगाना अनिवार्य है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यही निर्णय लिया है कि अगर आप गाड़ी बाहर निकालते हैं तो ये गाड़ी जो है ये पब्लिक स्पेस में आ जाती है। इसका मतलब है कि अब आपको मास्क लगाना ही पड़ेगा। अगर आप खाली गाड़ी में हैं, अकेले हैं और मास्क नहीं लगाया है तो आपको अब 2000 रुपए का चालान देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप गाड़ी चलाएं, अकेले हो या लोगों के साथ हो, मास्क जरूर लगाएं। दिल्ली वाले कार में अकेले भी जाएं तो मास्क लगाएं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कार सड़क पर है तो पब्लिक प्लेस है और रोड शो तो जैसे प्राइवेट पार्टी पार्टनरशिप में होते हैं, जहां कोरोना वायरस को मारने वाली मानो वैक्सीन बरसती है। तभी तो चुनावी राज्यों में छूट है और दिल्ली में दंड। बंगाल के चुनाव है, जैसे हर एक स्टेट में चुनाव, वहाँ तो कोरोना के लोग नम नाथी के हैं, वहाँ नहीं चल रहा है। न्यायपालिका को तो सब कुछ सोचना चाहिए भी। दिल्ली हाई कोर्ट का ये मानना है कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, हर किसी को इस समय प्रिकॉशन लेने की सख्त से सख्त जरूरत है, जिसकी वजह से ये नया निर्णय लिया गया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने यही बात कही है कि गाड़ी अगर बाहर आ चुकी है तो पब्लिक स्पेस में आ चुकी है भैया। इसका मतलब कि ये मास्क ना उतारे, नहीं तो 2000 रुपए का चालान आपको देना पड़ेगा। चालान कटे तो कटे, लेकिन सिर तो ना फटे। यहाँ तो मास्क के नाम पर दिल्ली में सिर्फ उटव्वल तक हो रही है। तस्वीरें मंगलवार की। IIT गेट के पास सिविल डिफेंस वालों ने कार में मास्क न पहनने पर रोका तो 2 गाड़ियां अचानक रोके जाने से भिड़ गईं। बस उसी के बाद मास्क पर यह महाभारत दिल्ली की सड़क पर हुआ। तो अब यहाँ जनता पूछती है कि जनता मास्क ना पहने तो कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में चालान कटवाए, और क्या पार्टी की टोपी पहनने वालों को दूर से पहचान कर कोरोना नमस्कार करके वापस चला जाता है?
देखिए यहाँ हाई कोर्ट का ऑर्डर, महामारी रोकने के लिए बना कानून, मानो पार्टी की टोपी देखकर गायब हो गया। जमीन पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मास्क नारेबाजी में नाक से नीचे जा चुका है। नारा लगवाने वाले भाई साहब इतना मगन है कि मास्क का मतलब भूल चुके हैं, लेकिन चालान तो कार में अकेले बैठने पर भी मास्क न लगाने वाली जनता का ही कटेगा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के समर्थक भाई साहब बेटी को कंधे पर बैठा लेते हैं, लेकिन मास्क ठीक से न खुद लगाते हैं न बच्ची को। पोस्टर बनाने में मेहनत की, मास्क लगाने में नहीं, और चालान इनका भी नहीं कटेगा, क्योंकि पार्टियों के प्रदर्शन में नारों की आवाज से कोरोना के कान के पर्दे फट जाते हैं और जनता कार में अकेली भी जाए तो मास्क ना पहनने पर चालान कट जाते हैं। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता को देखिए, कटना तो इनका भी 2000 का चालान है, लेकिन कानून और कोरोना दोनों को पॉलिटिक्स से डर लगता है साहब, पब्लिक से नहीं। कई ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो मास्क ही नहीं लगा रहे हैं। भाई साहब का जो मास्क है वो नाक के नीचे है, तो ये लापरवाही की निशानी आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल ये लापरवाही है और हम सभी को ये अपील करना चाहते हैं। एक मिनट, हम सभी को ये अपील करना चाहते हैं कि सब अपना मास्क लगाएं। कहाँ से लगाएं मास्क? लगा लिया तो प्रदर्शन वाली फोटो कैसे दिखेगी? मास्क में तो हेमा, रेखा, जया हो या सुषमा सब एक जैसी ही दिखती है। इसीलिए ये वाली कार्यकर्ता दीदी भीड़ में ही मास्क उतार कर अपना लाइव फेसबुक पर पहले कर देती है। पार्टियों के प्रदर्शन भी क्या कोरोना प्रूफ होते हैं? जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ कोरोना नहीं है क्या? बीजेपी की रैली में, भारतीय जनता पार्टी की रैली में, हर जगह आप जहाँ भी देखेंगे बगैर मास्क के लोग निकाल देंगे। ये बढ़िया है, नेता आपस में रैली, रोड शो, प्रदर्शन खेल ले, जनता कार में अकेले भी चले तो चालान कटाए। मास्क पहनना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन फिर नेताओं को छूट देने की क्या मजबूरी है? पूनम शर्मा और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस अमेरिका की स्टडी कहती है कि मास्क लगाने से कोरोना की चपेट में आने का खतरा 60% तक कम हो जाता है, जबकि जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुताबिक मल्टीलेयर मास्क लगाने से संक्रमण का खतरा 96% तक कम हो जाता है। लेकिन उसी मास्क को ना लगाने पर क्या आम आदमी को सरेआम सड़क पर पीटने का अधिकार पुलिस को मिल जाता है? टीवी, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी जिसने भी ये वीडियो देखा चौंक गया। एक आदमी जमीन पर पड़ा चीखता है, 2 पुलिसकर्मी पीटते हैं, एक मुंह दबाता है, दूसरा पैर खींचता है, दोनों मिलकर इस आम आदमी को सड़क पर रगड़ते हैं। घुटने से एक पुलिस वाला जमीन पर पड़े शख्स की गर्दन पर चढ़ जाता है। यहीं पर एक छोटा बच्चा चिल्लाता है। खाकी पहनकर कानून को कुचल देने वाली ये कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर से आई, जहां दोनों पुलिसकर्मी भीड़ के सामने इस आम आदमी के हाथ पैर मोड़कर गर्दन को पैर से दबाते हैं। भीड़ देखती रहती है इस शख्स को क्यों पीटा गया। ये समझने के लिए इंदौर में आज तक संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा पीड़ित परिवार तक पहुंचते हैं। जो बच्चा इंदौर के वीडियो में पुलिस वालों की निर्ममता के आगे अंकल जी कहकर अपने पिता को छोड़ने की गुहार लगा रहा था, वो यश के पिता को पुलिस वालों ने क्यों पीटा, पहले ये सुनते हैं। मेरे पापा मेरे दादा को डब्बा देने जा रहे थे, पुलिस वाले आए थे तो देखने, तो मेरे पापा को थोड़ा सा मास्क खुला था, तो मेरे पापा ने बोला था कि मास्क पहन लिया मैंने सर, तो कि तू मास्क है ना, जब देखो मास्क खुलता रहता है, तेरा क्या करे, तो इसे ना कॉलर पकड़ ली उनने पहले तो है ना थाने ले जा रहे थे, तो मेरे पापा ने भी बोला था कि हमारे दादा मेरे पापा फादर को डब्बा देने जाना है, तब मेरे पापा को डब्बा देने जाना, तो कोई भी नहीं सुन रहा था, पुलिस वाले मारने के लिए तैयार भी नहीं थे, तो मेरे को वो ऐसे मार। परिवार का पक्ष जानने के बाद हम इंदौर में एसपी आशुतोष के पास पहुंचे, ये जानने कि आखिर इंदौर के ये 2 पुलिस वाले क्या सिर्फ मास्क न पहनने पर एक आम नागरिक पर सड़क पर जानलेवा हमला तक कर देते हैं। पुलिस ने इसको रोका तो इसने पुलिस वालों के साथ हुज्जत करी, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश करी, तो फिर ये घटना हुई।
जिसने भी वीडियो बनाया उसका प्रथम पार्ट इसने काट दिया और दूसरा पार्ट जो है इसको वायरल कर रहे हैं, ताकि पुलिस की छवि नेगेटिव रूप से जनता के सामने जाए। तो फिर क्यों दोनों पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया? मास्क नहीं पहनने पर चालान कटेगा या आम आदमी के सम्मान को सड़क पर बूट तले रौंद दिया जाएगा? कानून क्या सबके लिए अलग अलग बना है? आम आदमी का मास्क जरा सा सरका तो उसे बीच सड़क पर गिराकर पीट देंगे। वही गाइडलाइंस ये भी तो कहती है कि अंतिम यात्रा में 50 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। तो फिर रायसेन में बुजुर्ग कार्यकर्ता के निधन में स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में सैकड़ों लोग की भीड़ कैसे जुट गई? अब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आई इन तस्वीरों को देखिए। या पुलिस वाले जिस तरह से एक आदमी को जीप में ठूंसते हैं, देखकर लगेगा जैसे ये कोई इनामी दुर्दांत अपराधी हो, लेकिन इस शख्स का अपराध सिर्फ ये कि ये व्यापारी है जो मास्क नहीं लगाया मिला था। तो इंदौर से आजमगढ़ तक की ये कहानी सवाल पूछती है कि मास्क के लिए कानून पालन कराना जरूरी है या कानून तोड़ना। अब यहाँ ये बात साफ समझिए कि अगर कुछ पुलिस वाले दोषी हैं, तो दोष कुछ आम लोगों का भी है। सभी लोग मास्क लगाने का विशेष ध्यान दें। मास्क न पहनने वालों को जागरूक करके फिर उनका चालान काटा जाता है, लेकिन लोग देखिए बिना मास्क के बाजार में नजर आते हैं और फिर चालान कटने लगता है तो माफी मांगने लगते हैं। लगाते हैं। अभी जस्ट मैं आया हूँ, अभी पूजा करने उठा था, अभी जस्ट पूजा भी किया। हाँ सॉरी सर, सॉरी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे। नहीं, बिल्कुल जागरूक करेंगे सर। आज के आपको शिकायत नहीं मिलेगी बस। कुछ आम लोगों की लापरवाही कुछ पुलिस वालों को मास्क का नियम लागू कराने के नाम पर कानून तोड़ने की छूट दे देती है। जरूरी है कि जिम्मेदारी पुलिसकर्मी भी समझे और जनता भी। आज तक ब्यूरो। आज ही पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह आदेश दिया है कि पंजाब में 30 अप्रैल तक किसी भी तरह की राजनीतिक भीड़ नहीं जुटाई जा सकती। हरियाणा में नियम है कि अंतिम संस्कार तक में 50 लोग ही जुट पाएंगे, लेकिन होता क्या है वो भी देखिए। पंजाब में नियम तोड़कर बीजेपी की महिला नेता प्रदर्शन करती हैं, चूड़ियां तोड़कर बीजेपी नेताओं पर हमले के खिलाफ कैप्टन सरकार को घेरती हैं, और हरियाणा में नियम तोड़कर कांग्रेस के सैकड़ों नेता जुटते हैं, जहां कांग्रेस के ही 2 नेता आपस में लड़ बैठते हैं। इन दोनों ही राज्यों में नेता ही कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने वाली गाइडलाइंस को तोड़ते हैं, तो कार्रवाई ऐसे नेताओं पर क्यों नहीं होती? इसलिए आज की इन सारी रिपोर्ट्स को दिखाने के बाद दस्तक यह है कि अगर जनता पर जुर्माना लगता है तो बिना मास्क रैली या रोड शो में भीड़ जुटाने वाले राजनीतिक दलों और नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे जुर्माना वसूला जाना चाहिए। जनता के लिए शादी में, अंतिम संस्कार में सीमित लोग जुटाने का नियम है, तो चुनावी रैलियों में हजारों लोगों को जुटाए जाने की छूट भी राजनीतिक पार्टियों को नहीं मिलनी चाहिए। मास्क पहनना जरूरी है और नियम का कड़ाई से पालन होना चाहिए, लेकिन मास्क के लिए जनता को पीटने की आजादी भी किसी पुलिस वाले को नहीं होनी चाहिए। अगर आप हमारी इस दस्तक से सहमत हैं तो हैशटैग दस्तक के साथ अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिए, अपनी आवाज उठाइए। और दस्तक की अगली रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे सपने बड़े बड़े दिखाए जाते हैं, जमीन पर हकीकत कुछ और होती है। जिस अस्पताल को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने का सपना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे देख रहे हैं, पटना के उस सरकारी अस्पताल में ही मरीजों के इलाज और मेडिकल छात्रों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त डॉक्टर भर्ती तक नहीं है। ऑक्सीजन का सिलेंडर खींचता एक अस्पताल कर्मचारी, लेकिन जो बच्चा अपनी सांसों के लिए जूझ रहा है उसे स्ट्रेचर की जगह अपनी मां की गोद में ही ले जाने की लाचारी बिहार की राजधानी पटना के उस अस्पताल में है, जो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है और जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का सपना देख चुके हैं। फिर यहाँ के अनेक डॉक्टर से भी बातचीत की और ये कहा कि इसको जरा विश्व स्तर का बनाए, हम लोग खास किस्म का बनाए। पीएमसीएच है, इसका इस तरह से पुनर्निर्माण होना चाहिए और विकास होना चाहिए जो विश्व स्तर का ये बने। पटना के पीएमसीएच को 5,500 करोड़ रुपए की लागत से 5,500 बेड का अस्पताल बनाने का शिलान्यास फरवरी में हो चुका है, लेकिन जिस पीएमसीएच में इलाज भी होता है और डॉक्टर बनाने का मेडिकल कॉलेज भी चलता है, उसी जगह अगर डॉक्टर बनाने वाले चिकित्सक शिक्षकों के 45% से ज्यादा पद खाली हो तो क्या डॉक्टर बनने आए बच्चे कुशलता सीख पाएंगे? क्या पद खाली हो तो इलाज सबको समुचित मिल पाएगा? इसीलिए संवाददाता उत्कर्ष सिंह बिहार के चिकित्सा विभाग को जगाने वाली दस्तक देने पीएमसीएच पहुंचे हैं।
क्योंकि पीएमसीएच में चिकित्सक शिक्षकों के 586 पद स्वीकृत हैं, सिर्फ 321 पद पर ही लोगों की भर्ती है और डॉक्टर बनाने वाले शिक्षकों के 265 पद खाली पड़े हैं। और तब भविष्य के डॉक्टर कैसे तैयार होंगे, सुनिए पीएमसीएच में पढ़ने आए मेडिकल छात्रों को। फैकल्टी रहेंगे तभी तो क्लास टीचिंग प्रॉपर चलेगा। तो फैकल्टी की कमी होने से उनका टीचिंग तो प्रभावित होता ही है, लेकिन अगर क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात करें हम क्लिनिकल साइड में, तो अगर फैकल्टी कम है तो वहाँ पर भी वार्ड टीचिंग कम होगा, जो क्लिनिकल स्टडी होता है स्टूडेंट का वो भी प्रभावित होगा। क्लासेज खींचा जा रहा है, बस किसी तरीके से खींचा जा रहा है। और बेस बात है कि ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोफेसर्स होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ टीचर्स होंगे तो गुणवत्ता बढ़ेगी। जो चिकित्सकों की गुणवत्ता है, जो तैयार हो रहे हैं उन लोगों की गुणवत्ता बढ़ेगी। तो एनाटमी की बात करूं, उसमें भी होता है कि डॉक्टर्स की कमी, प्रोफेसर्स की कमी के कारण जिस हिसाब से, जिस क्वालिटी से हमें एनाटमी डिसेक्शन सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाते हैं। राजधानी पटना में ही जिस अस्पताल को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का सपना देखा जा रहा हो, वहां चिकित्सक शिक्षकों की कमी से मेडिकल छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे, मरीजों का समुचित इलाज नहीं हो रहा। उसी पीएमसीएच के अधीक्षक के पास आज तक संवाददाता उत्कर्ष पहुंचते हैं तो सुपरिटेंडेंट साहब ये तो बड़े चाव से बताते हैं कि जहां अभी मां को स्ट्रेचर नहीं मिल रही, उसी अस्पताल में छत पर हेलीपैड बनवा देंगे। लेकिन मेडिकल कॉलेज में टीचर की कमी से मानो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इसमें जितना भी आप सुविधा सोच सकते हैं और जितना भी है, हर तरह का सुविधा, मल्टी स्टोरी जो है सो आपका पार्किंग स्पेस 3-4 बन रहा है, 3 बन रहा है, तो ये सब है। हेलीपैड भी ऊपर में रहेगा और माने जितना भी सुविधा हो सकता है जो है, अगर बन जाता है तो उससे आपको लगता है कि हम लोग कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको, बिहार के आदमी को। इतनी कमी नहीं है जिससे कि प्रभावित हो, कि सीनियर टीचर्स लोग हैं, सीनियर रेजिडेंट लोग भी हैं तो काम करते हैं। क्लिनिकल साइड में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग जो है सो आराम से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी दिन निकल जाएगा तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पद खाली है वो भर जाएगा। सोचिए आप, जिस पीएमसीएच में प्रोफेसर के 77 पद हैं और 38 खाली हैं, जहां एसोसिएट प्रोफेसर के 144 पद हैं, 63 खाली हैं, जहां असिस्टेंट प्रोफेसर की 255 में 116 पोस्ट खाली पड़ी हैं, जहां बायोफिजिक्स के लेक्चरर नहीं, जहां आई सर्जन की 2 पोस्ट दोनों खाली। वहां के अधीक्षक इंद्रशेखर ठाकुर कहते हैं कि किसी दिन भर्ती निकल जाएगी। हालत ये कि बिहार के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में रेडियोथेरेपी जैसे कुछ विभागों में फैकल्टी और उपयुक्त मशीन न होने की वजह से 13 साल से पीजी की पढ़ाई तक बंद है। और उत्कर्ष सिंह ने जब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से यही सवाल किया तो वो संवाददाता को ही कोर्स चलवाने के लिए कहने लगते हैं। तो आप शुरू करवा दीजिए ना, क्या बात करते हो यार। अरे तो आप देखोगे ना रिपोर्ट काहे बंद हुआ, जब आए हो, जब इतना करने तो ब्रैकी थेरापी करके कोई मशीन है वो शायद नहीं है और फैकल्टी उसमें जितना चाहिए पर्याप्त संख्या में नहीं है। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक प्रिंसिपल को जब खाली पदों से फर्क पड़ता नहीं दिखा तो आज तक ने दस्तक दी सीधे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सामने और खाली पदों पर सवाल पूछने पर जो जवाब मिला अब वो सुनिए। पीएमसीएच में करीब 45% जो फैकल्टी है उनके पद, स्वीकृत पद खाली हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? ये पूरे देश के पैमाने पर जब आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि चिकित्सकों की कमी है, जो हमारे एलोपैथिक क्षेत्र के डॉक्टर्स हैं, और जहां भी जितने पद सृजित हैं शायद ही 100% पूरी तरीके से भरे होंगे। राज्य के अंदर भी, हमारे राज्य के अंदर भी कमी है, मैंने बराबर इसका स्वीकार किया है। यानी अधीक्षक कहते हैं कि एक दिन भरी जाएंगे खाली पद, प्रिंसिपल कहते हैं क्या करें, जितने लोग हैं काम चला लेंगे, और स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कहीं भी 100% पद भरे तो होते नहीं। ऐसी हालत में मान लीजिए कि मरीजों का सही इलाज और मेडिकल छात्रों का कुशल डॉक्टर बनने का सपना दोनों बिहार की राजधानी पटना में भगवान भरोसे है। सिर्फ पीएमसीएच ही नहीं बल्कि बिहार का हर छोटा बड़ा अस्पताल सालों से कुव्यवस्था के इस आइसोलेशन में पड़ा हुआ है। जिन अस्पतालों पर लोगों के स्वास्थ्य का जिम्मा है, बेरोजगारी ने उन्हीं सरकारी अस्पतालों का स्वास्थ्य खराब किया हुआ है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में मौजूद बेरोजगारी के इस वायरस के खिलाफ सरकार अब तक कोई रोजगार की कारगर वैक्सीन नहीं ढूंढ पाई है। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, आज तक, पटना।
कोरोना को लेकर जब अगले 4 हफ्ते बहुत अहम हैं, तब दुनिया को वैक्सीन बांटने वाले भारत में वैक्सीन की कमी के विवाद ने आज दस्तक दी है। महाराष्ट्र ने आज ये बात कही और दावा किया कि उसके पास सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इसका कड़ा जवाब दिया और महाराष्ट्र सरकार को फटकारते हुए कहा कि कोरोना रोकने में बुरी तरह नाकाम रही महाराष्ट्र सरकार वैक्सीन की कमी का बहाना बनाकर अपनी गलती छुपा रही है। हर्षवर्धन ने सबको वैक्सीन देने की मांग को भी खारिज कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि जब खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है, तब वैक्सीन पर उम्र का बंधन क्यों है? प्रधानमंत्री जी अपनी छवि विदेशों में चमकाने के लिए अपने देश के युवाओं की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। पहली लहर में कोरोना ने 8,000 से 97,000 केस तक पहुंचने में 110 दिन का वक्त लिया, लेकिन कोरोना महामारी ने दूसरी लहर में ये कारनामा सिर्फ 62 दिन में कर दिखाया। फिर भी क्यों सरकार वैक्सीन को लेकर नियमों में बदलाव नहीं कर रही? मोदी सरकार अपने देश के बने हुए वैक्सीन को विदेशों को बेच रही है, पाकिस्तान को बेच रही है, अमेरिका को बेच रही है। कहना यही है कि वैक्सीन को बाहर ना बेच करके हिंदुस्तान के अंदर जो 135 करोड़ जनता है, पहले उनको वैक्सीन लगाई जाए। आप सबको उपलब्ध कराइए, कोई खा कोई ना जाएगा वैक्सीन। सोलह जनवरी से शुरू हुई वैक्सीनेशन ड्राइव 6 अप्रैल तक 8,77,77,474 वैक्सीन लगाई गई। मतलब प्रतिदिन 10,75,000 डोज। इस हिसाब से 50% आबादी को 2 डोज लगाने में 1272 दिन यानी 3.5 साल लगेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि सबको वैक्सीन लगाने की छूट क्यों नहीं दे रही सरकार? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल को शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर में रायपुर किसी भी राज्य की पहली राजधानी है जहां इतना लंबा लॉकडाउन लगाना पड़ा। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए विपक्ष सरकार से नौजवानों को वैक्सीन लगाने की छूट देने की मांग कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर इसे लेकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन को लेकर निर्यात नीति का विरोध कर रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं डीडीयू मार्ग की, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो नारेबाजी करते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं। विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पदयात्रा आम आदमी पार्टी दफ्तर से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक घेराव करने के लिए निकाली गई है। सोमवार को केजरीवाल ने टीकाकरण में उम्र की सीमा की बाध्यता हटाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को चिट्ठी तक लिखी थी कि अब ये उम्र 45 साल की उम्र वाला क्लॉज हटा के और सारी जनता को एक साथ वैक्सीनेट, युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन करने का कार्य कर देना चाहिए, ताकि हमें सबको इससे निजात मिल सके, कोरोना से निजात मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इसको पूरे गौर करेगी और युद्ध स्तर के ऊपर राज्य सरकारों को अपने स्तर पे वैक्सीनेशन करने की इजाजत देगी। दिल्ली की तरह महाराष्ट्र की तरफ से भी कोरोना वैक्सीन के नियमों में बदलाव की मांग उठी, जो देश में कोरोना का केंद्र बनकर उभरा है। महाराष्ट्र सरकार ने भी केंद्र को चिट्ठी लिखकर 25 साल से ऊपर सभी को कोरोना का टीका लगवाने की इजाजत मांगी। कि सबसे ज्यादा इन्फेक्ट होने वाला जो एज ग्रुप है वो एज ग्रुप 20 to 40 एज ग्रुप है, सबसे ज्यादा इन्फेक्ट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको भी वैक्सीनेशन करना जरूरी है। इनके लिए भी वैक्सीनेशन खुला करने के लिए इमीडिएट एक्शन सरकार ने लेने की जरूरत है। 3 करोड़ केस के साथ अमेरिका कोरोना प्रभावित देशों की सूची में पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां 1 करोड़ 31 लाख केस हैं, तो भारत में 1 करोड़ 28 लाख मरीज हैं। भारत में औसतन रोज 1,15,000 कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट के हिसाब से अगर यही हाल रहा तो 31 मई तक भारत में कोरोना के 1 करोड़ 42 लाख मरीज के साथ वो ब्राजील को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आ जाएगा।
इसीलिए राजस्थान सरकार की तरफ से भी केंद्र से आग्रह किया गया है कि वो टीकाकरण के नियमों में बदलाव करके नौजवानों को टीकाकरण में तुरंत शामिल करें। देखिए, बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए हमारी केंद्र से ये मांग है, अनुरोध है कि एज का बार इससे हटा दिया जाए। जो वैक्सीन लगाना चाहता है उसको वैक्सीन लगाने की अनुमति दे देनी चाहिए, ताकि अभी नौजवान पीढ़ी भी संक्रमण की चपेट में है, उनको भी बचाया जा सके। ऐसी मांग करने वाली राज्य सरकारों की दलील है कि नौजवान लोग काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, इसीलिए ज्यादा संक्रमित होकर घर लौटते हैं और बुजुर्गों को तेजी से संक्रमित कर देते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी इससे सहमत है, जिसने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि 18 साल के ऊपर के सभी भारतीयों को कोरोना वैक्सीन लगाने की इजाजत सरकार को दे देनी चाहिए। We have appealed to our Honorable Prime Minister to take away the age restriction for the vaccination which is prevailing in our country and enabling everyone, irrespective of the age group, above the age of 18, to walk into any center, whether private or public, and get vaccinated at this crucial moment. And if you look into the demographic pattern, that we are seeing that every day the people who are affected more are the younger age group people, those who are the people who are moving around and getting the possibility of infected with the vaccine, with the virus at the earlier. भारत में कोरोना की दूसरी लहर के पीछे केंद्र सरकार लापरवाही को सबसे बड़ी वजह मानती है। ये महाराष्ट्र का पुणे है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन फिर भी यहां के बाजारों में कोरोना को लेकर सतर्कता गायब है। सरकार को लगता है कि वैक्सीन आने के बाद लोग अति उत्साह के शिकार हो गए हैं, जिसका असर कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों में दिख रहा है। कैजुअल अप्रोच, लापरवाही या ओवर कॉन्फिडेंस कि अब वैक्सीन आ गई है, अब हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ज़रूरत नहीं है, अब हमको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, अब हम भीड़ में चले जाएं, अब हम पार्टी कर लें, रेस्टोरेंट में चले जाएं, शादी में चले जाएं, मास्क पहने ना पहने, हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटी जो है जितनी मर्जी करते रहें और सावधानी भी ना बरतें, हमें कुछ होगा नहीं। तो सवाल यह है कि जब सरकार जानती है कि लापरवाही की वजह से मामले बढ़ रहे हैं, तब वो वैक्सीन को लेकर रणनीति क्यों नहीं बदल रही? जबकि इससे दूसरी लहर से निपटने में आसानी होगी, टीकाकरण का टारगेट भी जल्द पूरा होगा, वैक्सीन की बर्बादी रुकेगी और भारत की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने से बचेंगी। साथ ही टीकाकरण अभियान भी तेजी से आगे बढ़ेगा। अमेरिका और ब्रिटेन इस बात की मिसाल है कि टीकाकरण की रफ्तार पकड़ने के बाद वहां पर कोरोना संक्रमण और मृत्यु में काफी हद तक कमी आई। इजराइल ने दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया कि कैसे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाकर कोरोना के खतरे को कम किया जा सकता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी एक स्टडी के अनुसार इजराइल में टीकाकरण के बाद कोरोना संक्रमण में 92%, तो अस्पताल में भर्ती होने के मामले में 87% की गिरावट आई। यानी इजराइल ने दिखाया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाकर कोरोना की चुनौती को सीमित किया जा सकता है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार रणनीति बदलने को तैयार नहीं है। हर एक चीज का एक वैज्ञानिक पहलू है। हर एक चीज जो है, जो भी फैसला किया गया है, प्रायोरिटी ग्रुप्स को डिसाइड किया गया है, वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किया गया है। सारी जो वैक्सीन्स की, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की, वायरस के जो बिहेवियर की, इन सब चीजों की डायनेमिक्स जो है, उसके आधार पर ये निर्णय एक्सपर्ट्स ने किए हैं। सरकार कह रही है कि उसने ये फैसला जानकारों की राय पर किया है, तो फिर इंडियन मेडिकल काउंसिल जैसी बड़ी संस्थाएं सरकार से नियमों में बदलाव की मांग क्यों कर रही हैं? ये बड़ा सवाल है। अहमदाबाद से गोपी घांगर, पुणे से पंकज खेलकर, लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। तो आपने देखा सबको वैक्सीन लगने के कितने फायदे हैं। ऐसे में सरकार क्यों झिझक रही है? क्या ऐसा किसी रणनीति के तहत किया जा रहा है? अमेरिका और ब्रिटेन में कैसे वैक्सीन दी गई, इस पूरे मामले पर क्या है सरकार का पक्ष? महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान के अलावा इंडियन मेडिकल काउंसिल भी सरकार से ये मांग कर रही है कि वो कोरोना वैक्सीन लगवाने की उम्र सीमा तुरंत हटाए, लेकिन केंद्र सरकार की इस पर क्या दलील है? मंगलवार को जब केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कोरोना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो उनसे ये सीधा सवाल पूछा गया, जिसका जवाब राजेश भूषण ने इस तरह दिया कि आखिर हम वैक्सीनेशन को सबके लिए क्यों नहीं खोल देते?
जब भी आप इस प्रकार का टीकाकरण करते हैं किसी महामारी में, so the basic aim is to reduce death through vaccination. What is the other aim? The other aim is to protect your health care system. इसके अलावा कोई उद्देश्य और नहीं हो सकता। जो सबसे वल्नरेबल हैं उनको आप कैसे बचाएं और अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुरक्षित रखें। उद्देश्य कभी ये नहीं होता कि जिसको चाह है उसको टीका दिया जाए। उद्देश्य हमेशा ये होता है जिसको जरूरत है उसको टीका दिया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस भी पहले बुजुर्गों और बीमारों को टीका लगवाने की बात करती है और इसी आधार पर दुनिया के सभी बड़े देशों में टीकाकरण हो रहा है। यूनाइटेड किंगडम में 60 से 69 साल के बुजुर्गों को पहले टीका लग रहा है। सिर्फ कम उम्र के बीमार लोगों को वैक्सीन यहाँ पर लग रही है। अमेरिका में सबसे पहले हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन लगाई गई। उसके बाद 65 से 74 साल के बुजुर्गों को टीका उपलब्ध हुआ। फ्रांस में 60 साल के बुजुर्ग और 50 साल के ऊपर के बीमार लोगों को टीकाकरण में शामिल किया गया। स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया में कोरोना का पहला टीका बुजुर्गों और हेल्थ वर्करों को लगाया गया। अगर आपके डॉक्टर ही ग्रसित हो गए बीमारी से, आपके नर्सेज ग्रसित हो गईं, आपके पैरामेडिकल कर्मी ग्रसित हो गए, तो आपके अस्पताल में काम कौन करेगा? वो चलेंगे कैसे? तो यही दो उद्देश्य हैं, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, यूके हो, कनाडा हो, कोई देश हो। इसके अलावा कोई उद्देश्य और नहीं हो सकता। जो सबसे वल्नरेबल हैं उनको आप कैसे बचाएं और अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुरक्षित रखें। तो सरकार वो रणनीति अपना रही है जो सभी बड़े देशों में मान्य और कारगर है। सरकार की प्राथमिकता वो जरूरतमंद है जिन्हें वो सबके चक्कर में भूलना नहीं चाहती। घर घर जाकर वैक्सीन लगाना संभव नहीं है क्योंकि जो सुविधा वैक्सीनेशन सेंटर में उपलब्ध है उसे घरों तक ले जाना संभव नहीं होगा। गवर्नमेंट सोची समझी रणनीति से कर रही है, उसको लॉजिस्टिक्स देखनी पड़ती है, उसको बूथ सेंटर्स पे अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर देखनी पड़ती है, वैक्सीन की डोजेस देखनी पड़ती है। तो वो सब देख करके, हाँ एक चीज जरूर है जो ये प्रायोरिटाइज किया है कि पहले हम लोग जो है हेल्थ वर्कर्स को लगाएंगे, हम सीनियर सिटीजन्स को लगाएंगे, हम कोमॉर्बिड को लगाएंगे। ये सोची समझी एक वो है रणनीति है। क्योंकि नाउ अगर आप घर घर जाके वैक्सीनेट करोगे, एक बल्ब में से 10 डोज लगते हैं। अगर आप एक घर में गए तो जरूरी नहीं है कि वहां 10 लोग हो, और आप 30 मिनट अगर एक एक घर में बैठोगे तो आप किस तरह से मास को वैक्सीनेट कर पाओगे। सो इट इज नॉट प्रैक्टिकल कि आप घर जा जाके सबको वैक्सीनेट करो। ये वैक्सीन बच्चों को देना और बच्चों के ऊपर से सब लोगों को देना ये पॉसिबल है। इसमें प्रॉब्लम जो है वो इतना ही है कि कितना वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है। अगर वैक्सीन पूरी तरीके से उपलब्ध है तो सब लोगों को देना आसानी से संभव हो सकता है। यानी जानकार भी मान रहे हैं कि सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आज नहीं तो कल 45 साल के कम उम्र के लोगों का भी नंबर आएगा। लेकिन तब तक मास्क ही सबसे बड़ा टीका है। तो दस्तक में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।